श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अब 16 दिन हो चुके हैं। IUSF के हजारों छात्रों को विजय रमा मवाता में पीएम के आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए पाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी विपक्षी नेता मैरिन ली पेन को हरा दिया है। इसी तरह 44 वर्षीय मैक्रो 20 वर्षों में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में मैक्रो को 57 से 58% मत मिले। फ्रांस में जगह जगह हो रही जांच और कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार की देर रात एक बड़ी घटना हुई, जब ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट पर फ्रांसीसी पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वाहन चालक ने गाड़ी रोकी नहीं और पुलिस वाहन पर गोलियां चला दी और इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उन्हें 58.2% वोट मिले। मैक्रो को यह लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है, जिसमें उन्होंने प्रतिद्वंदी विपक्षी नेता मैरिन ले पेन को हरा दिया है। मैक्रो की जीत के बाद विश्व भर से नेताओं की बधाइयों का तांता लग गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। महिलाएं और बच्चे देश में मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। तालिबान की सत्ता में आने के करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन देश अभी भी चारों ओर अशांति ही फैली हुई है। इन सब के बीच यूनिसेफ ने बच्चों के साथ हो रहे हमलों की श्रृंखला पर चिंता जताई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश को सब्सिडी के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने से 1 सप्ताह पहले इमरान ने ईंधन पर भारी सब्सिडी की घोषणा की थी। पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी 1 या 2 दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार बिलावल भुट्टो और जरदारी कैबिनेट सदस्यों के शपथ के दौरान मौजूद थे, जो बीते मंगलवार को दी गई थी, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने शपथ नहीं ली। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच पत्रों के आदान प्रदान के जरिए हुई। रविवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दोनों राजनेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने की इच्छा जताई गई। पाकिस्तान की नई सरकार ने कई हस्तियों के नाम को नो फ्लाई सूची में हटा दिया है। समाचार एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी पत्नी नुसरत शहबाज और भतीजी मरियम नवाज को बिना किसी रोक टोक के देश से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इमरान खान और उनकी पूर्व की सरकार में शामिल नेताओं पर कई तरह के हमले हो रहे हैं। देश के मौजूदा गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार को न सिर्फ अयोग्य बताया, बल्कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़े भी कई संगीन आरोप लगा दिए। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चीन की सरकार ने बीजिंग के नागरिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। वहीं चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कोरोना के कारण 39 लोगों की मौत हो गई। शंघाई में लगातार प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार लोगों के गुस्से की वजह बनी है उनके ही घरों के बाहर हो रही 6 फीट ऊंची फेंसिंग। दरअसल शंघाई प्रशासन कोरोना महामारी से रोकथाम के नाम पर लोगों को घरों में बंद रखने को मजबूर कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। रूसी सेना के खतरनाक हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। रूस यूक्रेन की संघर्षों को सुलझाने के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सोमवार को तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को फिर सैन्य मदद भेजने का भरोसा दिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है कि ब्रिटेन जल्द यूक्रेन को जरूरी रक्षा उपकरणों के रूप में सैन्य मदद पहुंचाएगा। दोनों नेताओं ने शनिवार को फोन पर इसको लेकर बातचीत की, जिसमें बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन को आपूर्ति दी जाएगी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन अमेरिका को तबाह कर रहा है। ट्रंप ने डेलावेयर, ओहायो में आयोजित एक रैली में कहा कि सच ये है कि चुनाव में धांधली और चोरी हुई, अब देश की तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का रविवार को 60वां दिन था। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के ईसाई समुदाय ने रविवार को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर का पर्व मनाया। रूसी हमले के 2 महीने होने पर भी गोलाबारी, बमबारी और उससे बेकसूरों के मरने का सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा। 24 घंटे में रूसी टैंकों, तोपों, मिसाइलों और विमानों ने करीब 500 ठिकानों को तबाह कर दिया। विश्व में फैली कोरोना महामारी के बीच WHO ने बच्चों में फैल रहे हेपेटाइटिस के कुछ गंभीर मामलों की जानकारी दी है। WHO के मुताबिक उनके सामने एक्यूट हेपेटाइटिस के करीब 170 मामले सामने आए हैं, जिनके ओरिजिन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। WHO का कहना है कि इन मामलों में से कम 1 की मौत भी हुई है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान सैन्य रणनीति का एक सिद्धांत हाइब्रिड वॉरफेयर सुर्खियों में है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान इस रणनीति पर चर्चा हो रही है। सेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतर्क किया है कि अब जंग परंपरागत नहीं रही, बल्कि भविष्य में होने वाले युद्धों का स्वरूप लेती रही है। रूस की सेना ने कहा कि उसने विस्फोटक सामग्री बनाने वाली यूक्रेन की एक फैक्ट्री, कई तोपखानों और सैकड़ों अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सेना ने मध्य यूक्रेन में नीप्रो क्षेत्र में पावलोहराद के पास विस्फोटक सामग्री बनाने वाली एक फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए मिसाइल से हमला किया। मारियोपोल में घेराबंदी कर रखे एक स्टील प्लांट पर रूसी सेना ने भारी बमबारी की। यहां करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों का मोर्चा तोड़ने की कोशिश इन हमलों से तेज की गई। यूक्रेन ने रविवार को बताया कि रूस 2 महीने से मारियोपोल को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बड़ा नुकसान हुआ है। वंदे भारत ट्रेनों के सैकड़ों व्हील सेट रूस से युद्ध के चलते यूक्रेन की एक कंपनी में अटैक थे। सूत्रों का कहना है कि अब ये 128 व्हील सड़क मार्ग से पड़ोसी मुल्क रोमानिया पहुंचाए गए हैं। इन्हें अगले महीने एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा। प्रमुख रूटों पर 75 सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेनें शुरू करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पोलैंड और अमेरिका को भी व्हील के ऑर्डर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आने वाले महीनों में इजरायल का दौरा करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अगर आप ओवन में खाना पकाने और गर्म रखने के लिए नायलॉन के बैग उपयोग करते हैं या प्लास्टिक की परत वाले कप गिलास में गर्म पेय पदार्थ ले रहे हैं, तो बहुत संभव है इनके साथ कुछ प्लास्टिक कण भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अमेरिकी केमिकल सोसाइटी ने अपने ताज़ा अध्ययन में इसका खुलासा किया है कि इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान और IMF ने रुके हुए राहत पैकेज को 1 साल तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस अवधि में IMF कर्ज का आकार भी बदलेगा। रिपोर्ट आ रही है कि ब्लैकआउट पैकेज की समय सीमा बढ़ने से प्रधानमंत्री शहबाज के नेतृत्व वाली नई सरकार को थोड़ी तो राहत मिलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार को सिंगापुर में कहा कि भारतीय लोकतंत्र और इसके संस्थानों ने दुनिया के सामने समावेशी विकास का सर्वोत्तम उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विचारधारा ने इतने बड़े और विविध देश भारत को एकजुट रखा है। बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की 3 देशों की यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी चल रही है। बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो रही है। इसी बीच एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल जेडीयू ने 2 टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र के भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले के मामले में सियासी घमासान तेज हो गया है। महाराष्ट्र से भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली पहुंचा। भाजपा नेता इस सिलसिले में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद अब पीएम मोदी के घर तक जा पहुंचा है। एनसीपी नेता फहीमिदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और पीएम मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नमाज और नवकार जैसे मंत्रों का पाठ करने की अनुमति मांगी है। महाराष्ट्र में गरमाते हनुमान चालीसा विवाद के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने 80 साल की शिवसेना समर्थक से मुलाकात की। सीएम ने बुजुर्ग कार्यकर्ता से ये भेंट तब की जब प्रधानमंत्री मोदी को मुंबई में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान से नवाजा जा रहा था।
तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है। संजय ने केसीआर पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप पैसा केसीआर से ले लो, लेकिन वोट भाजपा को देना। कांग्रेस नेता के शंकर नारायण का रविवार को केरल के पलक्कड़ में निधन हो गया। शाम 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शंकर नारायण ने 89 वर्ष में अंतिम सांस ली और वो कई बीमारियों से जूझ रहे थे। शंकर नारायणन कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद बाइबल विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल ने बच्चों के अभिभावकों से पूछा कि यदि बच्चे स्कूल में बाइबल लेकर आए तो उन्हें ऐतराज तो नहीं है, जिसका हिंदू जागरण ने कड़ा विरोध किया है। दिल्ली में 7वें रायसीना डायलॉग का शुभारंभ हुआ। ये भारत द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय संवाद कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी के उद्घाटन भाषण से हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम 25 से लेकर 27 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि। महाराष्ट्र की अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों को शनिवार को हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदंबर ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। देश में कोरोना के नए मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। 24 घंटे में 2541 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि सक्रिय केसों की संख्या 16,000 को पार कर गई है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते और भारतीय तट रक्षक बल के संयुक्त ऑपरेशन में गुजरात के समुद्र किनारे जखू के पास एक पाकिस्तानी बोट अल हज को घेरा गया और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें से करीब 56 किलो मादक पदार्थ पकड़ाया है। एटीएस ने 9 पाकिस्तानी तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर के पास पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के द्वारा दंगा और बलवे को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिसकर्मियों को दंगे में होने वाले बलवे के दौरान किस प्रकार से हालातों को संभालना है इसके बारे में बताया गया और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया गया। ग्वालियर के महाराज बाड़े पर जाम से निजात के लिए पुलिस तमाम प्रयोग कर चुकी है, लेकिन फिर भी जाम की समस्या बरकरार है। अब महाराज बाड़े पर ऑटो और टेम्पो का आना फिर से बंद कर दिया गया है और अब वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि सवारी को बाहर उतारें और इस आदेश को न मानने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में शनिवार को पूर्व सैनिकों ने बाइक रैली निकाली और सरकार का विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन करते हुए सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पुलिस भर्ती में आरक्षण बहाल करने की मांग उठाई गई। मुरैना में रविवार को प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई, जिसमें 51 मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट लगाकर लोगों को रोड सेफ्टी का संदेश दिया और सड़क सुरक्षा का नारा लगाया। बैतूल की पुलिस ग्राउंड में रविवार को अचानक बवाल मच गया, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ अचानक से उग्र हो गई। साथ ही वे पुलिस पर भी पथराव करने लगे। ये देख पुलिस पहले उन्हें चेतावनी देती नजर आई। हालांकि ये सब वास्तव में नहीं हुआ, बल्कि पुलिस की एक मॉक ड्रिल का ये हिस्सा था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया। रविवार रात को नक्सलियों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया, जिससे बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कोटा की तरफ से हैदराबाद जा रही बस को रोककर यात्रियों को उतारा और उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू की। अमरोहा के थाना क्षेत्र रजबपुर में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।
टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1,25,000 की अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल किए गए कार को भी जब्त कर लिया है। पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सोमवार को एक बैठक की, जिसमें जिला अधिकारी, एसपी समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों से जिले का फीडबैक लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी में अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेला। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जाति के वालों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने गोसाईगंज के मलौली गांव में ये सवाल किए। अखिलेश यहां पर सुसाइड करने वाली महिला दारोगा रश्मि यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। अमरोहा पुलिस ने आकस्मिक परिस्थितियों, दंगाइयों से निपटने और स्थिति को नियंत्रण करने के साथ साथ दंगा नियंत्रण यंत्रों का भी अभ्यास किया। अभ्यास पुलिस अधीक्षक की देखरेख में हुआ। हसनपुर के सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में पुलिस का ये अभ्यास समाप्त हुआ। बाराबंकी में पथ संचलन का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस पथ संचलन में संघ के कार्यकर्ता अनुशासन और गरिमा के साथ कदम ताल मिलाते हुए निर्धारित मार्ग से गुजरे। इस दौरान उनका काफी जगहों पर स्वागत हुआ। उत्तराखंड भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके मुन्नी लाल शिंदे मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान मुन्नी लाल शिंदे ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुन्नी लाल शिंदे का कहना है कि भीम आर्मी का काम दलितों और मजलूमों के हितों का काम करना है, जो नहीं हो रहा। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर भी तंज कसा। काशीपुर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पंचायत राज और ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रपिता का स्वप्न तभी पूरा होगा जब अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।